कल तक का सभी पढ़ के आए हैं? पूछा जाए। भारत में सहकारिता का जनक कौन है? एक एक करके पूछो। विश्व में? गोविंद। छत्तीसगढ़ में मैडम? सभी मैडम ही है क्या? हाँ मैडम। दीपिका मैडम। प्राथमिक कृषि साख समिति के क्या काम होते हैं? वो 3 टाइप के देते हैं। हम्म। और क्या काम होते हैं? अल्पकालीन ऋण किसको बोलते हैं? दीर्घकालीन ऋण किसको बोलते हैं? मध्यकालीन आप आए नहीं थे। मध्यकालीन ऋण? 3 से 7 साल। चलो, आज से हम छत्तीसगढ़ सोसाइटी सहकारी सोसाइटी अधिनियम पढ़ेंगे। ये अधिनियम आपके सिलेबस में अलग से लिख कर दिया। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो 2 पार्ट में सिलेबस है। पहला पार्ट लिखा है सहकारी सोसाइटी अधिनियम वाला, और उसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई है सभी इसी अधिनियम के पार्ट है, कोई अलग से नहीं। अगर हम अधिनियम को ध्यान देंगे तो उसमें रजिस्ट्रीकरण लिखा हुआ है, सदस्य कैसे बनना है वो लिखा हुआ है, तो वो सब इसी अधिनियम का पार्ट है आपका। वो अलग अलग लिखा हुआ है, मतलब कोई अलग से टॉपिक नहीं है। वो इसी अधिनियम के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है वो चीज पहले ही लिख कर दे दी है। तो आप मान के चलो कि आपका सिलेबस अगर 25 नंबर का और सिलेबस 2 भाग में अलग से डिवाइड करके दिया हुआ है, तो सीधा बात है लगभग आधा वेटेज इसी अधिनियम का है। तो अगर आप ये अधिनियम जो आप 4 से 5 दिन में लगभग होगा, अगर इस अधिनियम को अच्छे से पढ़ते हो तो आपका सहकारिता का लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो इसको अपने को अच्छे से पढ़ना है, और अधिनियम बड़ा है इसलिए आपको पार्ट पार्ट में एक साथ पूरा नहीं पढ़ना है, पार्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हमको इसको याद हो जाए। अगर आप कल की क्लास अटेंड किए थे तो उसमें मैंने आपको सहकारिता होता क्या है ये बताया था। तो वही यहां पर इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य वही सहकारिता को प्रमोट करना है। तो अगर इसमें हम इस अधिनियम के उद्देश्य के बारे में देखें, और याद रखना अधिनियम के उद्देश्य बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ है, तो महिला पर्यवेक्षक में भी अधिनियम पढ़ना था, तो अधिनियम के उद्देश्य भी पेपर में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में, अब लोकतांत्रिक साधन जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी समिति का पंजीयन होता है और समिति के जितने सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने बीच में से किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, किसी को कोषाध्यक्ष बनाएंगे, तो वो वोट आपस में देकर बना रहे हैं, यानी एक लोकतांत्रिक संस्था हो गई है। जैसे अभी आप चुनाव होने वाला है, चाहे आप स्टेट का देखें या केंद्र का देखें, आप वोट देने जाएंगे, आप जिसको वोट देंगे उसी की गवर्नमेंट बनेगी। तो उसी वो क्या हो गई, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई, जहां पर जनता या जो सदस्य होते हैं वो स्वयं वोट देते हैं, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो यहां पर लिखा हुआ है लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में। यहां पर इसलिए इसको लिखा हुआ है क्योंकि ये सभी जो सदस्य या इसके मेंबर होते हैं या उसके जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनेंगे, सभी जनता के द्वारा, यानी जो उसके सदस्य होंगे उसी के द्वारा इलेक्ट है। इसी के लिए यहां पर इसको क्या बोल रहा है, जनता की संस्था, क्योंकि जनता, नॉर्मल जनता भी इसकी सदस्य बन सकती है अंश पूंजी लगा के, इसलिए वो जनता की संस्था के रूप में लिखा है। आगे देखिए स्वैच्छिक संगठन। स्वैच्छिक गठन क्या है, कल भी मैंने बताया था कि इसमें जो है जो भी सदस्य बनेगा वो अपनी इच्छा से बनेगा, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर प्रेशर डाल के उसको सदस्य बनाया जाएगा। इसी के लिए क्या हुआ, इसका गठन किस तरीके का है, स्वैच्छिक गठन। लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, जो सदस्य इलेक्ट होकर आएंगे यहां पर वही उसको नियंत्रित करेंगे, इसलिए यहां पर लिखा है लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण। आगे देखिए सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांत। आर्थिक सहभागिता जैसे कोई भी इसका मेंबर बनेगा वो अपना कुछ ना कुछ अंश पूंजी लगाएगा, यानी हर सदस्य की क्या हो रही है, आर्थिक सहभागिता हो रही है इसमें।
और जो भी वहां पर प्रॉफिट होगा वो उनमें बटेगा, जिस तरीके से अंश पूंजी लगाएंगे। आगे देखिए स्वशासी क्रियाकरण। स्वशासी क्रियाकरण जैसे कल भी मैंने आपको बताया कि ये अपने नियम जो है वो ये खुद बनाते हैं, और वो नियम बनाएंगे वो इस अधिनियम को फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो इसी को जो ये नियम खुद बना रहे हैं, इसी के लिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्वशासी क्रियाकरण, कि अपना शासन खुद करने के लिए अपने नियम खुद बना रहे हैं। तो इन्हीं सभी सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने के उद्देश्य से ये अधिनियम बनाया गया। अगर आप कल ये वाली क्लास अटेंड किए थे तो कल आपको ये सब चीजें मैंने उसमें डिटेल में पहले बता दी है, ठीक है। सहभागिता की परिभाषा ही यही होती है। तो इन्हीं को प्रमोट करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया, यानी मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं को प्रमोट करने के लिए ही इस अधिनियम का निर्माण किया गया। क्लियर। अगर इस अधिनियम को देखें तो ये अधिनियम लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, लेकिन आपको कल भी मैंने बताया कि ये अधिनियम कहां का कॉपी है, मध्य प्रदेश का कॉपी है। तो ये अधिनियम मध्य प्रदेश में बना था, तो मध्य प्रदेश में 1960 में बना था, लेकिन इसको राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था, मई 1961, 12 मई 1961, यही डेट था। अगर आप देखेंगे तो भारत गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो यहां पर लिखा हुआ है भारत के गणराज्य बनने के 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से इस अधिनियम को बनाया गया। तो अगर आप देखेंगे 1950 में भारत का संविधान बना, अगर मैं इसमें 10 साल ऐड करता हूं तो आ जाता है 1960। लेकिन भारत तो गणराज्य बन गया था 26 जनवरी को, लेकिन ये अधिनियम जाकर कब पारित हो रहा है, 12 मई को, यानी ये वाला समय जो है 1 साल और बढ़ गया। समझ रहे हैं यहां पर कि अधिनियम अगर 26 जनवरी के पहले बना होता तो मैं यहां पर क्या लिखता, ये 10वें वर्ष में अधिनियमित हुआ है। लेकिन क्योंकि यहां पर 26 जनवरी के बाद जाकर ये 12 मई को लागू हो रहा है, इसी के लिए एक नया वर्ष भी हमको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए कौन से वर्ष में, 11वें वर्ष में। क्लियर है। ये भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 11 हम क्यों गिन रहे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना था, और जो हमारा ये अधिनियम लागू है वो 12 मई 1961 को हुआ है। तो अगर मैं यहां पर देखिए पेपर में कैसे कंफ्यूजन आता है, अगर किसी को ये नहीं पता है कि ये अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है, तो वो क्या देखेगा 1960 में अधिनियम बना है, तो वो क्या करेगा 10 साल जोड़ देगा, तो यहां पर क्या मार्क आएगा 10वां वर्ष। लेकिन याद रखना है कि अधिनियम 12 मई 1961 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, इसलिए 10 और जो जनवरी से लेकर बीच में मई तक का महीना गया है, इसी के लिए हमको 1 साल इसमें ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि 11वां वर्ष रनिंग में आ गया। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, ये 11वें वर्ष में अधिनियमित किया गया। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, तो ये बेसिक पार्ट है, इतना चीजें आपको समझनी ही पड़ेंगी। अब देखते हैं इस अधिनियम में टोटल अगर हम देखेंगे तो ये अधिनियम में टोटल 11 पार्ट है या अध्याय है, जिसे चैप्टर भी आप बोल सकते हो। यानी इस पूरे अधिनियम को 11 भागों में डिवाइड किया गया है, और इस अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या 96 है। आपसे अगर उसको एक ही में पूरे अधिनियम का निचोड़ पूछना होगा तो एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा कि अधिनियम में कुल अध्याय की संख्या कितनी, कुल धाराओं की संख्या कितनी है। तो टोटल 11 अध्याय है और 96 धारा है, लेकिन पूरा अधिनियम आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। आपका कुछ कुछ पार्ट ही, अध्याय ही सिलेबस में लिखा हुआ है, तो अपने जो सिलेबस में मेंशन है हम उसमें ज्यादा जोर देंगे। तो यहां पर जो है आपको, लेकिन ये ओवरव्यू एक पता होना चाहिए कि इस अधिनियम में 11 अध्याय और टोटल 96 धाराएं हैं। अब देखिए कोई भी अगर अधिनियम अगर आप पढ़ेंगे तो हर अधिनियम का जो पहला अध्याय होगा वो हमेशा प्रारंभिक ही कहलाएगा। प्रारंभिक यानी कि शुरुआत जो है, तो प्रारंभिक अध्याय 1, इस अध्याय 1 में 2 धाराएं शामिल है, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2। किसी भी अधिनियम, कोई भी आप अधिनियम पढ़ेंगे, हर अधिनियम की पहली धारा हमेशा यही होगी कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, अधिनियम का विस्तार कहां पे, और अधिनियम लागू कब से हुआ है। कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे पहली धारा आप यही पढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम क्या है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, हमने पहले ही पढ़ा। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। अगर देखें कि इस अधिनियम का विस्तार कहां पे है,
पूरे छत्तीसगढ़ में है, तो यहां पर क्या लिखा है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। तो पेपर में क्वेश्चन भी आता है इस तरीके का क्वेश्चन कि इस अधिनियम का विस्तार कहां पे है, तो आपका आंसर होगा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। कभी कभी ऐसा जिलों का नाम लिखकर दे देता है, तो उसमें उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है। तो वहां पे सभी छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। अब मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि छत्तीसगढ़ जब बना 1 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद क्या हुआ, जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को लगा कि जो ये अधिनियम चल रहा है वो ठीक है, हमको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या करते हैं मध्य प्रदेश शब्द की जगह छत्तीसगढ़ शब्द लगा देते हैं। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया, विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया। अब ये विधियों का अनुकूलन आदेश उन्होंने कब पारित किया, 13 जून 2001 को, ये तारीख को उन्होंने विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि इस आदेश में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यह लिखा कि ये अधिनियम कब से लागू किया जाएगा, जब से छत्तीसगढ़ बना है, यानी बैक डेट से। कब से बना है, 1 नवंबर 2000 से। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ये अधिनियम कौन सी डेट से लागू है, तो 1 नवंबर 2000 से। समझ आ रहा है, इस आदेश में उन्होंने बोला कि हमारा जो ये अधिनियम होगा वो बैक डेट से ही लागू हो जाएगा, जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है। क्योंकि अधिनियम में गवर्नमेंट के पास ये पावर होती कि इस अधिनियम को तुरंत आज से चालू करे या किसी बैक डेट से भी चालू कर सकती है। तो यहां छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या तय किया, इसको बैक डेट से चालू करना है। तो यहां पर यह अधिनियम कब से लागू है पूछा जाए तो 1 नवंबर 2000 से। लेकिन विधियों का अनुकूलन आदेश कब पारित हुआ, 13 जून 2001। ये चीज याद रखना, अगर किसी को नोट करना है तो कर लो, नहीं तो पेपर में ये भी ऑप्शन में आएगा, तो गलत नहीं करके आना है। तो याद रखना ये बैक डेट से स्टार्ट हुआ है, जब छत्तीसगढ़ बना है। हो गया, चलो। तो धारा नंबर 1 इतना ही है। तो यहां पर मैं एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि अधिसूचना द्वारा नियत करें, तो यहां पर 1 नवंबर 2000। अब इस अधिनियम की जो धारा नंबर 2 है वो परिभाषा है। अब मैं यहां पर आपको पूरी परिभाषा, बहुत सारी परिभाषा दी गई है। परिभाषा का मतलब यह होता है यहां पर कि इस अधिनियम में जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों का मतलब क्या है, उन शब्दों की परिभाषा यहां पर धारा नंबर 2 में दी जाती है। तो मैं पूरी धारा, यहां पर धारा 2, आज मैं पूरा परिभाषा एक साथ पढ़ाता तो आपकी क्लास में आज परिभाषा ही होता, क्योंकि लगभग 40 से 50 परिभाषा ही है और हर परिभाषा में आपको कंफ्यूजन होता फिर बाद में किसका मतलब क्या था। तो इसके लिए अब मैंने क्या किया है कि जो अध्याय हम आगे बढ़ते जाएंगे उसमें जहां जिस शब्द का प्रयोग होगा उसकी परिभाषा वहीं पर बताऊंगा। क्लियर है यहां पर कि हम एक साथ पूरी परिभाषा नहीं देख रहे, जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग होगा उसी के धारा के नीचे परिभाषा बताए। तो जहां पर मैं बताऊंगा कि ये धारा 2 में ही बताया गया तो उसको नोट करते हुए चलना कि जितनी भी जो यहां पर मैंने नोट करके लिखा है कि ये कहां पर बताया गया, तो धारा 2 में परिभाषा। तो कोई भी शब्द को एक्सप्लेन कहां पे किया गया, धारा 2 में किया गया। क्लियर। तो यहां पर अध्याय 1 इतना ही है। अध्याय 1 प्रारंभिक 2 धारा इस अध्याय में है, इस 1 और 2। अब देखते हैं अध्याय नंबर 2। यहां से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की संभावना है अध्याय 2 से, क्योंकि सिलेबस में आपका पंजीयन लिख के दिया गया है, पंजीकरण, तो उसी को रजिस्ट्रीकरण बोलते हैं। अब देखते हैं अध्याय 2 जिसका नाम है रजिस्ट्रीकरण। अध्याय के नाम याद करना भी जरूरी है। तो अध्याय 2 है रजिस्ट्रीकरण। अब देखिए यहां पर धारा 3 इसके अंतर्गत आती है, रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी। अब देखो क्या होता है, रजिस्ट्रार नाम से स्पष्ट है, जहां पे हम रजिस्ट्री करवाने जाएं, जिसके पास जाएं वो रजिस्ट्रार ही होगा। तो किसकी रजिस्ट्री करवाने जाना है, अधिनियम ही सोसाइटी के ऊपर है, सहकारी सोसाइटी के ऊपर। तो वो सहकारी सोसाइटी का अगर आपको पंजीयन करवाना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। अब वो रजिस्ट्रार जो है वो तो गवर्नमेंट का अधिकारी है, तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। क्योंकि अधिनियम राज्य सरकार का है तो नियुक्ति भी राज्य सरकार ही करेगी। तो यहां पर वही बताया गया है, राज्य सरकार
राज्य के किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। यानी ये एक रायपुर में एक व्यक्ति बैठा रहता है रजिस्ट्रार। अगर आपको अपने सोसाइटी का पंजीयन करवाना, आप सहकारी सोसाइटी बना रहे हो, तो आपको अपना आवेदन यहां पर जाकर करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार के नीचे उसकी मदद करने के लिए अन्य अधिकारी भी होते हैं, उनकी भी पावर रजिस्ट्रार के समान ही होती है, लेकिन वो उसके अधीनस्थ माने जाते हैं कि रजिस्ट्रार के पास काम ज्यादा आ गया तो वो काम कहां पे चला जाएगा, नीचे उनके अधिकारियों के पास वो ट्रांसफर करेगा। लेकिन वो सभी अधिकारी रजिस्ट्रार के नियंत्रण में ही काम करेंगे, रजिस्ट्रार उसको जैसे बोलेगा वो वैसे ही काम करेंगे। यानी आप इसको बोल सकते हो रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण में, मार्गदर्शन में काम करेंगे। पर्यवेक्षण का मतलब सुपरविजन, जिस तरीके से उनको बोला जाएगा वो वैसे काम करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर देखो कि कौन कौन से अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होते हैं, ये भी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो होता है सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार। अपर रजिस्ट्रार यानी एडिशनल रजिस्ट्रार। तो अगर मैं यहां पर लिस्ट बनाते चलता हूं कि कौन कौन से यहां पे लोग होते हैं, तो सबसे पहला होता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के नीचे होता है अपर रजिस्ट्रार। ठीक है, यहां पर अपर का मतलब एडिशनल रजिस्ट्रार। उसके नीचे होता है संयुक्त रजिस्ट्रार, जिसे कि जॉइंट रजिस्ट्रार बोलते हैं। अब संयुक्त के नीचे अगर आप देखेंगे तो होता है उप रजिस्ट्रार यानी सब रजिस्ट्रार, और अन्य अधिकारी भी होते हैं। इसके नीचे देखेंगे सहायक रजिस्ट्रार। सहायक का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट, और इसके नीचे अन्य। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पंक्ति में देकर कि इनका क्रम क्या होता है, तो क्रम यही होता है, सबसे ऊपर रजिस्ट्रार, उससे नीचे अपर रजिस्ट्रार, उससे नीचे संयुक्त रजिस्ट्रार, उसके नीचे उप रजिस्ट्रार, उसके नीचे सहायक रजिस्ट्रार। लेकिन याद रखना जो ये चार हैं ये रजिस्ट्रार के अधीनस्थ ही हैं, यानी इनमें सबसे ऊंचा रजिस्ट्रार ही है, और इनके पास सेम पावर होती है जो रजिस्ट्रार के पास होती है। यानी अगर आपको अपना आवेदन देना है, रजिस्ट्रार नहीं है या रजिस्ट्रार के पास बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप इनके पास भी आवेदन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अंत में साइन तो इसी का लगना है, ये परमिशन देगा भी तो उसके बाद साइन तो इसी का लगना है। समझ आ रहा है? तो इसका क्रम याद रखिएगा कि सबसे ऊपर होता है रजिस्ट्रार, उससे नीचे होता है अपर रजिस्ट्रार, फिर संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार। इंग्लिश वाले रजिस्ट्रार, एडिशनल, जॉइंट, सब, असिस्टेंट, उसके नीचे अन्य अधिकारी भी होते हैं। तो अगर आपको अपना आवेदन देना है अपनी सोसाइटी को पंजीकृत करवाने के लिए, कोई भी सहकारी सोसाइटी, आप इनमें से किसी के पास भी आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि ये भी आखिर में रजिस्ट्रार की ही पावर रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सब रजिस्ट्रार के नीचे हैं, उनके मार्गदर्शन पर ही ये सब काम करते हैं। क्लियर? तो यहां पर लिखा है राज्य सरकार राज्य के किसी भी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और निम्नलिखित प्रवर्गों के एक या अधिक अधिकारियों को हित हेतु नियुक्त कर सकेगी जो उसकी सहायता करेंगे। यानी अब इनकी नियुक्ति अब हो सकता है अपर रजिस्ट्रार एक हो सकता है दो हो, तीन हो, वो गवर्नमेंट तय करेगी, वो हमारा काम नहीं है। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकता है एक ही पद पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा रजिस्ट्रार तो एक ही होगा, लेकिन जो अपर रजिस्ट्रार दो तीन भी हो सकते हैं, संयुक्त रजिस्ट्रार दो तीन हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट तय करेगी कितने को नियुक्त करना है, लेकिन अपने को इसका क्रम पता होना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर आगे। अब देखो जो यहां पर वर्ड जितने यूज है ये सब जो अधिनियम में लिखे शब्द हैं वो है, क्योंकि पेपर में यही शब्द आने हैं, लेकिन मैं इसको आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन पेपर में आपको ऐसे ही शब्द देखने के लिए मिलेंगे। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट है इसी धारा का, रजिस्ट्रार को सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त मतलब दिए हुए शक्तियों का तथा इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन रजिस्ट्रार पर अधिरोपित किए गए ऐसे कर्तव्यों का जैसा कि राज्य सरकार आदेश करे उसका पालन ऐसे क्षेत्रों के भीतर करेंगे जो राज्य सरकार भी निर्दिष्ट करे। अब इतना पढ़ने से बेहतर यही लिखा हुआ है उसमें कि ये वही पावर का प्रयोग करेंगे जो राज्य सरकार इनको देगी, और राज्य सरकार ने इनको क्या पावर दी है, जो रजिस्ट्रार की पावर है वही आपकी पावर है, बस आप उसके मार्गदर्शन के में काम करेंगे, जो रजिस्ट्रार बोलेगा वो काम करेंगे। रजिस्ट्रार का काम क्या है, सोसाइटियों का पंजीयन के लिए आवेदन लेना, किस सोसाइटी को परमिट करना है उसको देखना, इनका भी वही काम है। क्लियर? लेकिन बस अगर इनको कुछ डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो किससे पूछेंगे, रजिस्ट्रार से पूछेंगे, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। क्लियर? तो फाइनल साइन किसका लगेगा रजिस्ट्री करते समय, रजिस्ट्रार का, लेकिन आप आवेदन इनमें से किसी के पास भी दे सकते हैं।
क्लियर है? अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो वो रजिस्ट्रार के पास आपको भेज ही देगा। आगे देखें, परंतु अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी भी अधिकारी को इस बात के लिए विनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा कि वह धारा 78 के अधीन अपीलों की सुनवाई करने की शक्तियों का प्रयोग करे। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं, अगर हमने ऊपर एक क्रम पढ़ा, ऊपर हमने एक क्रम पढ़ा, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो सहायक रजिस्ट्रार के पास गया था अपना आवेदन लेकर, ठीक? तो सहायक रजिस्ट्रार ने उसके आवेदन को मान लेते हैं अस्वीकार कर दिया। तो वो व्यक्ति का अगर आवेदन अस्वीकार हो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसकी अपील उप रजिस्ट्रार के पास नहीं कर सकता, वो इसकी अपील यहां पे कर सकता है, या तो संयुक्त रजिस्ट्रार के पास, या तो अपर रजिस्ट्रार के पास, या तो उसके ऊपर रजिस्ट्रार के पास। यानी अपील जो है ये दो लेवल के अधिकारियों के पास नहीं की जा सकती, ना तो उप रजिस्ट्रार के पास ना सहायक रजिस्ट्रार के पास। यानी अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है, उसके आवेदन में कोई दिक्कत आती है, उसके जो उन्होंने नियम बनाए उसको कोई रिजेक्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अगर अपना आवेदन इनके पास दिया था, नीचे के पद में दिया, तो इससे ऊपर का तो उप रजिस्ट्रार ही होता है, जस्ट ऊपर का, तो वो उप रजिस्ट्रार के पास अपील नहीं करेगा, वो इसके ऊपर के अधिकारी के पास अपील करेगा। यानी अपील का अधिकार ये दोनों के पास नहीं है कि अपील के मामले में सुनवाई करे, इसके ऊपर के अधिकारियों के पास अपील की सुनवाई करने का अधिकार है। तो अगर आपसे पूछेगा निम्न में से किसके पास अपील नहीं की जा सकती, तो उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पास कोई भी अपील नहीं की जा सकती, इसके ऊंचे अधिकारियों के पास अपील की जा सकती है। समझ आ गया यहां पर? तो अपील पर सुनवाई का अधिकार किसके किसके पास है, तो इसको यहां पर एक ऐसा अपनी कॉपी में कॉलम बना लो, अपील में सुनवाई का अधिकार किसके किसके पास है, ऐसा हेडिंग डालो और वहां पर नाम लिख लो, रजिस्ट्रार के पास है। उसके बाद आपका जो क्रम है, यहां पर जो क्रम आपका लिखा हुआ है, अपर रजिस्ट्रार के पास है, संयुक्त रजिस्ट्रार के पास है, बाकी देख लो ये दोनों के पास नहीं है। तो आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको यहीं पर आपको गुमराह किया जाएगा, तो गुमराह नहीं होना है। क्लियर है यहां तक? तो इसको यहां पर एक हाईलाइट कर लेना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं, इसको आगे देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे। जैसे कि मैंने बताया वो उसके अधीनस्थ ही रहेंगे, रजिस्ट्रार सबसे ऊंची पोस्ट है, उसके नीचे वाले उसके अधीनस्थ हैं, और उसके साधारण मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। यानी जो उसको जैसा बोलेगा वैसा वो कार्य करेंगे। क्लियर है? तो याद रखना कि रजिस्ट्रार सबसे ऊंचा पद है, उसके जितने नीचे भी रजिस्ट्रार जो भी सहायक रहे, अपर रहे, जो भी रहे, वो उसके अधीनस्थ ही हैं, उसके नीचे ही काम कर रहे हैं और उसी के मार्गदर्शन, उसी के नियंत्रण में वो काम कर रहे हैं, जो पहले मैंने बताया। चलिए, तो धारा आपकी 3 यहीं पर खत्म हो गई। अब हम देख लेते हैं धारा नंबर 4। तो धारा नंबर 4 है यहां पर सोसाइटियों जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी। कौन कौन सी सोसाइटी को आप रजिस्ट्रीकरण करवा सकते हैं इस अधिनियम के तहत, वो यहां पर बताया गया है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि सहकारिता का सबसे मेन सिद्धांत क्या होता है कि मेन रूप से जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहकारिता के अंतर्गत विभिन्न संगठन या सोसाइटी बनती है, ताकि सभी लोग आपस में मिले, कुछ कुछ पैसा लगाए, उसके वो अपना व्यापार आगे बढ़ाए। तो वही लिखा है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी ऐसी सोसाइटी को जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उसके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संप्रवर्तित यानी प्रमोट करना है। यानी अगर कोई भी सोसाइटी जो अपने सदस्यों के आर्थिक हित को देख रही, यानी वो सोसाइटी ही इसी के लिए बनी है ताकि उनका वो आपस में मिलकर व्यापार कर सके और लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो अपना ऊपर आ जाए। या अमीरों की भी सोसाइटी बनती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ गरीबों की बनती, लेकिन इसको लाने का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋणग्रस्तता या गरीबी व्याप्त है उसको कम करना। तो यहां पर वो सदस्य, अगर वो सोसाइटी
सदस्यों के आर्थिक हित के लिए ही बनाई जा रही है, यानी सदस्यों को इकोनॉमिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वो समिति बनाई जा रही है, या सदस्यों के कल्याण के लिए वो समिति बनाई जा रही है, तभी वो समिति को पंजीकृत किया जाएगा। क्लियर है? यानी आप सीधा बोल सकते हो कि सहकारी सोसाइटी बनती ही क्यों है, ताकि वो आपस में मिलकर कुछ व्यापार करें और एक दूसरे को आर्थिक लाभ हो। तो वो मेन रूप से आर्थिक हित और साधारण कल्याण से संबंधित ऐसी समिति बनाया जा रहा है, तो ऐसी समिति को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाया जा सकता है, और ऐसे जो इस समिति जो आपकी इस अधिनियम का उद्देश्य है उसी उद्देश्य को वो फॉलो कर रही हो। तो मेन रूप से जो आर्थिक हितों को देखती हो, अपने सदस्यों के कल्याण के हितों को देखती हो, ऐसी समिति को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाया जा सकता है। अगर आपको सहकारिता का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाला धारा कुछ भी नहीं है जो कल हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहां से आपका जो मेन चीज ये आपको समझने वाली चीज है, धारा नंबर 5, परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण। लिएबिलिटी जो होती है, जो आपकी लिमिटेड तरीके की होती है और या अनलिमिटेड तरीके की होती है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बोर्ड में चलते हैं इसको समझने के लिए, तब ये धारा आपको समझ आएगी। देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है या सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा है। ये कंपनी या सोसाइटी जो है ये XYZ नाम की एक सहकारी सोसाइटी है। ठीक, अब आपको पता है कि अगर मान लेते हैं ये प्राथमिक स्तर की एक सहकारी सोसाइटी है जिसका पंजीयन करवाया जा रहा है। आपको पता है प्राथमिक स्तर की जो सहकारी सोसाइटी रहती है ऊपर जिला सहकारी बैंक से ऋण ले सकती है। अब इन्होंने क्या किया, सब इसके 10 सदस्य थे, सब ने 2-2 हजार रुपए यहां पर मिलाया और इस समिति का गठन कर दिया, यानी समिति की कुल अंश पूंजी हो गई 20,000। ठीक, अब यहां पर एक नया सदस्य आया। वो नया सदस्य मान लेते हैं कि वो ए नाम का एक सदस्य था। वो सदस्य बोलता है कि मेरे को भी इस सोसाइटी का सदस्य बनना है, इस समिति का सदस्य बनना है। तो ए ने बोला कि मैं अपनी सदस्य, आपको पता है कोई भी सदस्य बनेगा तो 2 तरीके के शुल्क देता है, एक होता है सदस्यता शुल्क और एक होता है अंश पूंजी, यानी शेयर जो उसका लगना है। अब यहां पर जो शेयर लगाया जाता है वो 2 ऑप्शन रहता है, या तो मान लेते हैं ए बोलता है कि मैं भी इस समिति में 20,000 रुपए लगाना चाहता हूं या 2,000 रुपए लगाना चाहता हूं, मान लेते हैं। ठीक, अब ये बोल रहा है लेकिन मैं 2,000 रुपए तो लगाना चाहता हूं, मेरा शेयर 2,000 रुपए मैं रखना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अभी 1,000 रुपए है, मैं 1,000 रुपए बाद में दूंगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है, सदस्य बना लेते हैं, जितना उसके पास अभी है उतना देगा और जो उसका अंश पूंजी बचा है वो बाद में भी समय देते उतने समय में दे देगा। तो ये 2,000 रुपए में से उसने क्या किया, 1,000 रुपए अभी दे दिया और 1,000 रुपए जो है वो बोला कि जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं 1,000 रुपए बाद में दूंगा। अब ये सदस्य बन गया। अब जैसे ही ये सदस्य बना पता चला ये समिति ही फेल हो गई, यानी जो जिस काम के लिए बनी थी, ऋण वीण ले रही थी, वो अपना जिला सहकारी बैंक से ऋण ली, अब ये आके अपने सदस्यों को, ग्राहकों को ऋण दी, अब उसका ग्राहक इसको पैसा ही नहीं लौटा रहा है। तो ऐसी स्थिति में समिति क्या होगी, उसके पास जो अंश पूंजी घटने लगेगी, समिति जिला सहकारी बैंकों को ऋण नहीं लौटा पाएगी जो ली हुई है। तो समिति अगर उनको ऋण नहीं लौटा पा रही, कुछ समय देंगे कि आपको ऋण लौटाना है, लेकिन ये तब भी नहीं लौटा पा रही है, जिला सहकारी बैंक को कोई भी ऋण लौटा नहीं पा रही है। तो अब ये समिति को फ्रॉड घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये समिति लौटा नहीं पा रही और समिति की जो भी संपत्ति है उसको नीलाम करके, उसको बेच के, और जितना पैसा आएगा वो जिला सहकारी बैंक को दे देंगे और जो बचा हुआ जितना पैसा उनको भी, जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो भी लौटाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसकी संपत्ति जो थी और जिला सहकारी बैंक से मान लेते हैं इन्होंने लोन लिया था 30,000 रुपए का और ये 30,000 रुपए उनको लौटाना है, लेकिन इनके पास अभी फूटी कौड़ी नहीं है, ये आपकी जो समिति हो डूबते जा रही है। अब यहां पर यह निर्णय लिया गया कि ये समिति की जितनी भी संपत्ति थी, उसके जो भी संसाधन थे उनको बेच देते हैं। मान लेते उनकी कुर्सी उर्सी ये सब जो भी था वो सब बेच दिए, उससे 5,000 रुपए की प्राप्ति हो गई। लेकिन अभी भी तो 30,000 में 5,000 मिल गया, लेकिन अभी भी तो 25,000 रुपए बचा है। तो अब ये 25,000 रुपए की वसूली कैसे की जाएगी, तो अब इस समिति को बोला जाएगा कि आप इस 25,000 रुपए को लौटाओ। तो अब ये समिति के जो मेंबर है उनको याद आया कि अरे हम एक व्यक्ति तो ऐसा था जो यहां पर आधा पैसा अपना दिया नहीं था। तो ये समिति कहां जाएगी, इस व्यक्ति के पास जाएगी कि आप भी इस समिति के क्या हो, शेयर होल्डर हो,
आप भी समिति के मालिक हो और आपने जो पैसा दिया था आधा बचा हुआ है, क्योंकि आप भी शेयर होल्डर हो। तो यहां पर अब जो आपका परिसीमित और अपरिसीमित का कॉन्सेप्ट हो यहां पर आता है। अगर ये सदस्य अपनी सदस्यता लेते समय बोलता है कि मैं इस समिति का परिसीमित सदस्य बनना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में परिसीमित का मतलब यह होता है कि अब यह समिति जो इसके पास आएगी पैसा लेने, वो केवल बचा हुआ ही पैसा ले सकती है। यानी जो 1000 रुपए इसने नहीं दिया था वही 1000 रुपए इससे वसूल कर सकती है। तो अगर वो जितना उसका पैसा बचा था उतना ही वसूल किया जाएगा उससे, तो उसको बोलते हैं परिसीमित सदस्यता। लेकिन अगर वो अपरिसीमित सदस्यता लिया हो तो ऐसी स्थिति में यह समिति इससे पूरा पैसा भी वसूल कर सकती है जितना बचा हुआ है। तो यहां पर डिपेंड करता है कि उसकी सदस्यता परिसीमित वाली है या अपरिसीमित वाली है। तो परिसीमित होगा तो कंपनी डूबने पर जितना इसका बचा होगा उतना पैसा लेगी। अगर यहां पर वो अपरिसीमित वाली सदस्यता लिया है तो जो उससे कंपनी जितना चाहे पूरा का पूरा पैसा इसी से वसूल कर सकती है। समझ आ गया? तो यहां पर पूरे डिपेंड करेगा उसकी सदस्यता परिसीमित वाली है या अपरिसीमित वाली है। क्लियर यहां पर ये वाला? तो अब यहां पर आपको वही पॉइंट यहां पर लिख कर दिया हुआ है। देखिए, तो धारा नंबर 5 आपको यही बता रहा है, परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण। तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने यह निर्देश दिया है कि कोई भी सोसाइटी होगी या उसके जो सदस्य होंगे वो परिसीमित होंगे। यानी अगर कंपनी अगर सोसाइटी डूबती भी है तो उससे केवल उतना ही पैसा वसूल किया जाएगा जितना उसका अंश बचा हुआ था। समझ आ गया? तो हमारे यहां की जो सोसाइटी है वो परिसीमित सोसाइटी है। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं, कोई सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी, परंतु जब तक कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित ना करे किसी ऐसी सोसाइटी का जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, दायित्व परिसीमित ही होगा। अब इसका यहां पर यह लिखा है जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको ये चीजें भी समझ आए कि एक सोसाइटी के सदस्य अन्य सोसाइटियां भी बन सकती। कैसे, वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्राथमिक समितियां हैं, किसी गांव में या आसपास के क्षेत्र में अलग अलग प्राथमिक समितियां हैं। ये सभी आपका निचले स्तर की समितियां हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये सभी एक ही टाइप की समितियां मान लेते हैं। ये भी किसानों के हित के लिए, ये भी किसान, ये भी किसान, सभी किसानों के हित के लिए बनाई गई समितियां। अब इनको लगता है कि हमारा क्षेत्र एक ही जिले के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है, अलग अलग गांव में फैला हुआ है। तो ये क्या करेंगे, अगर चाहें तो ये सब मिलकर अपना जिला स्तर में एक समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, सब समिति मिल जाएगी क्योंकि एक ही जिले के अंदर अलग अलग गांव में फैली है। तो इन्होंने क्या किया, सब मिल गए और जिला स्तरीय एक समिति का निर्माण कर लिया। तो ये समिति जो है, जिला स्तरीय समिति जो बन रही है, एक्चुअल में इन्हीं समिति का तो पार्ट है। यही समिति तो इसमें जुड़ रही है। इस समिति के जो सदस्य होंगे वो इस समिति के भी सदस्य होंगे। यानी एक समिति के अंदर एक दूसरी समिति बन रही है। समझ आ रहा है? तो ऐसा याद रखना, ऐसा हो सकता है कि एक ही समिति के अंतर्गत दूसरी समिति पंजीकृत हो सकती है। यानी अलग अलग समिति आपस में मिलकर एक नई समिति भी बना सकते हैं जो कि एक बड़े लेवल में काम करेगी। जैसे अगर मान लेते हैं कोई यहां पर एक छोटे लेवल में दुग्ध उत्पादन का काम कर रहा है, तो हमारे जिले में जितने भी दुग्ध उत्पादन काम करे सब मिलकर जिला स्तर में दुग्ध उत्पादन करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनका एरिया बढ़ेगा। जो उनका माल अभी एक गांव में बिकता था वो धीरे धीरे पूरे जिले में बिकने लगेगा, उसके बाद वो राज्य स्तर में फैल जाएंगे। तो इसके लिए एक ही समिति के अंतर्गत कई सारी समितियां भी बन सकती है। तो वही चीज यहां पर आपको बताया गया है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहां पर वही बोला गया है कि कोई सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी, परंतु जब तक कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित ना करे किसी ऐसी सोसाइटी का जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, दायित्व परिसीमित ही होगा। यानी अगर कोई ऐसी सोसाइटी बनाई जा रही है जो बहुत सारी सोसाइटी से मिलकर बनी होती है, तो यहां पर ये परिसीमित दायित्व वाली सोसाइटी होंगी। यानी अगर वो जिला स्तरीय वाली उसकी सोसाइटी डूबी तो इनको केवल उतना पैसा देना पड़ेगा जो इतनी इनकी अंश पूंजी होगी। समझ आ गया? तो हमारी जो सोसाइटी बनती है वो किस तरीके की, मेन रूप से
परिसीमित है। अगर गवर्नमेंट आदेश दे देती है तो उसके बाद जो है ये आपका अपरिसीमित भी बन सकती है। लेकिन मेन रूप से क्योंकि यहां पर डूबने के चांस भी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि हर काम सक्सेस ही होता है। डूब जाए तो क्या होगा, तो डूब जाए तो यहां पर उनके ऊपर इतना आर्थिक भार ना पड़े कि वो पटा ही ना पाए, इसी के लिए उसको क्या किया गया है, परिसीमित दायित्व वाला किया गया।